मेरे प्यारे बच्चों, सभी को शुभ आशीष। आज का ये नया टॉपिक है आप लोगों का अव्यय। क्या है? अव्यय। अव्यय को ही अविकारी कहते हैं। अव्यय को ही अविकारी शब्द कहते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं अव्यय कहते किसको हैं। जैसे एक वाक्य दिया गया है, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। ये प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है। तो ये वाक्य है, इस पर अगर हम इसका जेंडर चेंज कर देंगे, लिंग परिवर्तन करेंगे या वचन परिवर्तन करेंगे या इसमें काल परिवर्तन करेंगे, लेकिन अव्यय वही रहेगा। सब चीज चेंज हो जाएगा लेकिन अव्यय नहीं बदलता। जैसे देखिए यहाँ है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, इसका लिंग परिवर्तन किए तो मैं यहाँ पढ़ती हूँ हो गया। इसका फिर हम वचन चेंज किए तो मैं का हम हो गया, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं या हम यहाँ पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसका काल चेंज किए तो मैं यहाँ पढ़ूंगा। फ्यूचर में हम लोग लेकर चलाए तो लोग यहाँ पढ़ूंगा हो गया। यहाँ पे हम हो गया मैं का, यहाँ पे ता है का ती है हो गया। लेकिन ये नहीं बदला, सब में देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी यहाँ है, ये नहीं बदला। जो चीज नहीं बदलता है उसे ही अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, विकार का मतलब परिवर्तन या बदलाव, और अविकारी का मतलब इसका बदलाव न हो। यही चीज है अव्यय में जो खर्च न हो या व्यय में जो खर्च हो। तो अविकारी शब्द उसे ही कहते हैं जिसका बदलाव न हो। तो अविकारी शब्द में 4 आते हैं, क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो एक एक करके हम लोग सभी को समझते हैं। तो क्रिया विशेषण कहेंगे किसको? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए उसे ही विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया कहेंगे किसको? जो काम करता हो। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ाना भी क्रिया है, आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ना भी क्रिया है। तो यही देखिए क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले को। तो जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ना क्रिया है और इस दौड़ना का विशेषता बतला रहा है, कैसा दौड़ रहा है? तो तेज दौड़ रहा है घोड़ा, तो तेज हो गया क्या? क्रिया विशेषण। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अक्षय धीरे धीरे चलता है। तो कोई भी काम करना क्रिया होता है, तो चल रहा है तो ये क्रिया है, और कैसे चलता है? तो धीरे धीरे, क्रिया की विशेषता बतलाया। तो समझ रहे ना, क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बतलाएगा वो क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला स्थानवाचक, कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो सिंपल सा याद रखना, कालवाचक का मतलब जिसमें समय का बोध हो वो कालवाचक होगा। स्थान का मतलब कोई प्लेस या जगह, जहाँ जगह का बोध हो वो स्थानवाचक। और परिमाणवाचक में किसी चीज को हम लोग मापेंगे तौलेंगे, उसका बोध होगा तो ये परिमाणवाचक। और रीतिवाचक में कोई चीज का ढंग या तरीका रहेगा, कोई चीज बताने का तरीका रहेगा, ढंग रहेगा, इसे रीतिवाचक कहेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से आते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आप लोग क्या बताइएगा? मैं यहाँ पढ़ता हूँ कौन सा क्रिया विशेषण है? तो देखिए यहाँ पे यहाँ दिया गया है, और यहाँ का मतलब कोई ना कोई जगह ही होगा। आप लोग मोकामा में पढ़िए या पटना में पढ़िए या दिल्ली में पढ़िए, कोई ना कोई तो जगह ही होगा। तो यहाँ दिया गया, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, कोई ना कोई स्थान है, तो ये स्थानवाचक हो जाएगा। क्लियर? स्थान का बोध करा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तुम अब जा सकते हो। तुम अब, कोई ना कोई टाइम होगा, तो 10 बजा है तो तुम अब लोग जा सकते हो। तुम अब जा सकते हो, यानी कोई ना कोई टाइम का बोध करा रहा है। जहां पे टाइम का बोध होगा ये कालवाचक हो जाएगा। क्या होगा? कालवाचक। तीसरा में आइए, सुरेश ध्यान से चलता है। किससे चलता है? ध्यान से, यानी कि एक तरीका है, सजग होकर चल रहा है रोड पे, कोई ना कोई ढंग से चल रहा है, राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, यानी तरीका से चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? कोई ढंग या तरीका से चले उसे रीतिवाचक कहते हैं।
चौथा देखिए, मोहन अधिक खाना खाता है, 100 ग्राम खाता है या 1 किलो खाता है या 2 किलो, मात्रा का ही बोध हो रहा है। और जहां मात्रा का बोध हो अधिक है तो वो परिमाणवाचक हो जाएगा। समझ गए? अब आइए संबंधवाचक। क्या है? दूसरा है संबंधवाचक। इसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे, इसी को हिंदी में संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। तो जिसमें के बाद, के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं की ओर से पहले ये सब देखने को मिल जाए तो ये संबंधबोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, वह दीवार के ऊपर है, के ऊपर है ना, तो ये प्रीपोजिशन है। वहां पूर्व की ओर तालाब है, यानी पूर्व दिशा में जाने पर वहां तालाब है की ओर, ऐसा शब्द देखने को मिले तो ये क्या हो जाएगा? संबंधबोधक अव्यय, प्रीपोजिशन। अब आइए हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय, इसको कंजक्शन बोलते हैं, कंजक्शन। अब समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसको है? दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने वाला जो भी शब्द होगा उसे ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जांपल आइए, सिमरन पढ़ रही है, एक वाक्य हो गया यहाँ पे, और जुनेजा खेल रही है, उसकी संगिनी जुनेजा खेल रही है। सिमरन पढ़ रही है और जुनेजा खेल रही है, दो वाक्य है और इसको जोड़ कौन रहा है? और तो और क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय या कंजक्शन। दूसरा ये, मिताली और रोहित खेल रहे हैं। मिताली और रोहित, ये शब्द है मिताली, और रोहित भी एक शब्द है, लेकिन ये जोड़ रहा है दोनों को। मिताली और रोहित खेल रहे हैं, ये भी हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। वरुण ने कहा कि, एक वाक्य यहाँ है, आधा अधूरा वाक्य, और वह कल आएगा, पूर्ण वाक्य नहीं है, तो यहाँ पे जोड़ा हुआ है। वरुण ने कहा कि वह कल आएगा, तो ये भी जोड़ा है, तो ये भी समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। और समुच्चय बोधक अव्यय भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। समुच्चय बोधक अव्यय भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो समान रूप से बटे रहे उसे समानाधिकरण अव्यय कहते हैं, जो समान रूप से ना बटा रहे उसे व्याधिकरण अव्यय बोलते हैं। जैसे देखिए, वहां पे और, तथा, एवं, या दिखे तो ये समानाधिकरण रहेगा। यद्यपि, क्योंकि, की और ताकि रहे तो व्याधिकरण हो जाएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से आते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि पूजा और प्रियंका भोजन कर रहे हैं, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? तो यहाँ हम लोगों को देखना है, पूजा और प्रियंका दो शब्द जुट रहा है यहाँ पे, और जिसमें समान रूप से बटा रहे, ये क्या हो जाएगा? समानाधिकरण। क्या हो जाएगा? समानाधिकरण। और ये दूसरा एग्जांपल में आइए, सोनिका ने बताया कि उसका जन्मदिन जून महीने में है। सोनिका ने बताया कि उसका बर्थडे जून महीने में है, तो ये की कहाँ है? व्याधिकरण में। तो ये कौन सा अव्यय हो जाएगा? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर? अब आइए चौथा में, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो जिससे खुशी हो, हैरान हो, घृणा हो, डर हो, दुख हो, जिस वाक्य में ये चारों पांचों देखने को मिले उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो सिंपल सा ये देखना है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन है, एक लाइन रहेगा और उसके नीचे बिंदु रहेगा, ये देखने को मिल जाए तो ये समझिए कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। और इसका एक शब्द भी ये याद रखना, उसमें वाह लगा रहेगा, ओह, अरे, हाय, छे, ये सब देखने को मिले। जैसे देखिए एग्जांपल में वाह दिया है ना, वाह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वाह कितना सुंदर फूल है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। काश मेरे दादा मेरे साथ होते, जो इस वक्त स्वर्गवास हो गए हैं, तो वही बोल रहा है एग्जांपल में, काश मेरे दादा मेरे
सात होते। कौन सा सेंटेंस है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय है ये। अब आइए एक इसमें है निपात। निपात कहेंगे किसको? कोई भी वाक्य लिखा हुआ है और उसमें जोड़ प्रदान करने के लिए जो भी शब्द का प्रयोग होता है उसे ही निपात कहते हैं। यहाँ देखिए परिभाषा भी है, वाक्य में विशेष प्रकार का बल भरने के लिए वाक्य में जो शब्द का प्रयोग होता है उसे निपात कहते हैं। तो एग्जाम्पल आइए, पहला, दूसरा और तीसरा। सुकेश भी हंस रहा है। सिंपल सा वाक्य बनेगा, सुकेश हंस रहा है तो ये तो हंस ही रहा है, लेकिन सुकेश भी हंस रहा है। दूसरा कोई हंसता होगा लेकिन सुकेश भी, ये वाक्य में बल प्रदान कर रहा है भी, तो ये क्या हो जाएगा? निपात। मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं, ये वाक्य दे देगा, बोलेगा इसमें से निपात छांटिए। मेरे पास 10 रुपये हैं, ये तो वाक्य है, लेकिन मेरे पास मात्र 10 रुपये है, ओनली वन 10 रुपये है, 11 नहीं है, तो मात्र क्या हो जाएगा? निपात। मुझे आज रात रुकना ही पड़ेगा। आज रात रुकना पड़ेगा तो रुक जाएंगे, लेकिन रुकना ही पड़ेगा, ये इसमें वाक्य में बल प्रदान कर रहा है, तो ही निपात हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि आप लोग एक बार इसको दोहरा कर नोट्स बनाकर अच्छे से एनालिसिस करिएगा और 50 से 100 MCQ आप लोग लगाइएगा, तो आपके एग्जाम में जो भी 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं आपसे नहीं छूटेगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।